नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, 12th कॉमर्स में हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसपी एंड सीसी, जिसका सेकंड पार्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हम लोग समझ रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला ही और इंपॉर्टेंट चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स। और इस चैप्टर के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इर्रेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या है टॉपिक का नाम? बहुत ही ध्यान से याद रखना है, इर्रेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। दोस्तों, तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले ले, साथ में पेन पेंसिल और हाइलाइटर ले ले, और मेरे साथ साथ इस पूरे टॉपिक को समझना है और अपनी टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट और टिक मार्क भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इर्रेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट पूछा है, इसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहां पर मीनिंग एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो इर्रेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज व्हेन shares are allotted without fulfilling statutory provisions and restriction। statutory provision यानी कि जो लीगल कंडीशंस है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसको फॉलो किए बिना जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन यानी कि लिमिटेशंस, कंट्रोल, वो कंट्रोल को फॉलो किए बिना अगर कंपनी शेयर अलॉट कर रही है तो उसको हम कहेंगे इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट। क्या है मेन वर्ड्स? कि शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रिक्वायरमेंट। क्या है वर्ड? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किए बिना अगर कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट कर देती है तो उस अलॉटमेंट को कहेंगे इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट। नाउ अ शेयर अलॉटमेंट इज नोन एज इर्रेगुलर अलॉटमेंट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। देखो, अगर ये सर्कमस्टेंसेस फुलफिल हो रहे हैं या ऐसी सिचुएशंस है और उसमें शेयर अलॉट हुए हैं तो उसको हम लोग इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट कहेंगे। ये टॉपिक भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? तो देखो, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमने ऑलरेडी देखा है कि कंपनी को अगर बिजनेस करना है तो उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि कम से कम 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए। 90% मिनिमम जो कंपनीज एक्ट में बोला है वो। हालांकि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन को 90% से ज्यादा भी रख सकती है, बट कोई भी कंडीशन में 90% से कम तो चलेगा ही नहीं। तो अगर कोई बार ऐसा हुआ है कि कंपनी को 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है तो ऑब्वियसली कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वो सारे के सारे एप्लीकेशन के पैसे शेयर होल्डर को वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी अब यहां पे वो पैसे नहीं रख सकती। बट सपोज कंपनी ऐसा कर रही है कि हमको 90% से कम, फॉर एग्जांपल 80% ही सब्सक्रिप्शन मिला है, और कंपनी वो पैसे वापस करने की जगह पे वो 80% शेयर अलॉट कर देती है और उन पैसों का यूज करती है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि 90% तो मिनिमम चाहिए ही। तो ये रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किए बिना अगर कंपनी शेयर अलॉट कर देती है तो उसको इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट कहेंगे। तो मेन चीज क्या याद रखनी है कि कंपनी जब शेयर अलॉट करती है विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट। देन सेकंड, अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट फिक्स्ड। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट फिक्स्ड और फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड सेबी। जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसको और सेबी को क्या नहीं दिया हुआ है? प्रोस्पेक्टस ऑफ, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब कि कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस क्या है? जनरल पब्लिक को जो इनविटेशन दे रही है कि भाई आप आओ और हमारी कंपनी में शेयर खरीदो। तो ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी अगर कंपनी रजिस्ट्रार और सेबी को दिए बिना ही कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट कर देती है तो वो इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट कहलाएगा। देन थर्ड, मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी is not received with application। ये हमने ऑलरेडी देखा था कि कंपनी को अपने शेयर की फेस वैल्यू का कम से कम 5% वो एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगवा लेना पड़ेगा। अब अगर कंपनी फेस वैल्यू के मिनिमम 5%, मतलब कि फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो यहां पर मिनिमम उसके 5% यानी कि 5 रुपीज तो एप्लीकेशन के टाइम पर मंगवाने ही पड़ेंगे। अब अगर यहां पर कंपनी 5 रुपए की जगह पे सपोज 3 रुपए मंगवा रही है तो ये क्या हो गया? इर्रेगुलर
अलॉटमेंट के भाई आपने 5 रुपए से 5% से कम क्यों मंगवाया, क्लियर। देन फोर्थ, एस्क्रो बैंक अकाउंट इज नॉट ओपन विथ शेड्यूल्ड बैंक। एस्क्रो बैंक अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो बैंक अकाउंट मतलब स्पेशल पर्पस अकाउंट, स्पेशल पर्पस अकाउंट, जिसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन जो आती है शेयर खरीदने के लिए, एप्लीकेशन के साथ जो पैसे आते हैं मनी, दे आर डिपोजिटेड इन दिस स्पेशल जो है अकाउंट, उसको हम कहेंगे एस्क्रो अकाउंट, स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। नाउ दिस स्पेशल अकाउंट को ही हम लोग कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। तो अगर यहां पर एस्क्रो अकाउंट ओपन ही नहीं किया है, मतलब कि एप्लीकेशन के जो भी पैसे आते हैं वो कंपनी किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा, उसी में पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे। अब अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो शेयर अलॉट करने को वो हम कहेंगे इररेगुलर अलॉटमेंट। तो एस्क्रो अकाउंट इज नॉट ओपन, मेन वर्ड ये याद रखना है। देन फिफ्थ नंबर, लिस्टिंग एग्रीमेंट इज नॉट मेड, लिस्टिंग एग्रीमेंट इज नॉट मेड विथ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जैसे इंडिया के अंदर एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या बीएसई है बड़ौदा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ऐसे ही बहुत सारे हैं लाइक वीएसई वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज है, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है। जो दो मेन फेमस है वो बीएसई और एनएसई। तो ऐसे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर लिस्टिंग का एग्रीमेंट नहीं हुआ है और कंपनी शेयर अलॉट कर रही है तो भी उसको इररेगुलर अलॉटमेंट कहेंगे। देन एग्रीमेंट इज नॉट मेड विद द डिपोजिटरी, एग्रीमेंट डिपोजिटरी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं डीपी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, उनके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो भी ये एनएसडीएल एंड सीडीएसएल ये जो है ना दोस्तों, ये डिपोजिटरी के एग्जांपल्स है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नाम है। एंड सेवंथ, शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट ऑब्जर्विंग गाइडलाइंस इश्यूड बाय सेबी, मतलब सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किए बिना ही कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। एंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इन दोनों को फॉलो किए बिना अगर कंपनी शेयर अलॉट कर रही है तो उसको हम लोग इररेगुलर शेयर अलॉटमेंट कहेंगे। दो चीजों को फॉलो करना है, क्या? एक तो सेबी की गाइडलाइन और दूसरे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन। अगर सेबी की गाइडलाइन और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को अगर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब नहीं कंसीडर करते हैं और शेयर अलॉट कर देते हैं, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे इररेगुलर शेयर अलॉटमेंट। एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग और इनकरेक्ट, मतलब हम लोग फेकम फाक कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस क्या है? जनरल पब्लिक को जो इनविटेशन देते हैं वो, जिसमें हम लोग कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर यहां पर प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग या कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है और हम लोग शेयर अलॉट कर रहे हैं ऐसी गलत इंफॉर्मेशन देके, तो भी उस अलॉटमेंट को इररेगुलर अलॉटमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो 8 सिचुएशंस है जिसमें अलॉटमेंट को इररेगुलर अलॉटमेंट करार कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो इसका मीनिंग याद कर लो। तो व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, देखो मेन वे, विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शन, तो उसको हम बोलेंगे इररेगुलर शेयर अलॉटमेंट। और उसकी 8 कंडीशन है। पहला, विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि 5% है। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार and SEBI, minimum 5% of face value of shares is not called with the application. Then escrow bank account is not open, listing agreement is not made with the stock exchange, agreement is not made with the depository, and guidelines are not observed, guidelines of SEBI are not observed, and provisions of Companies Act are not followed. And last, इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग और इनकरेक्ट। तो इन सारी सिचुएशन में जो भी अलॉटमेंट किया गया है उसको हम लोग इररेगुलर अलॉटमेंट करार कर देंगे। क्लियर हुआ दोस्तों यहां तक? अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये इररेगुलर अलॉटमेंट जो होता है उसकी इफेक्ट क्या होती है, इफेक्ट ऑफ इररेगुलर अलॉटमेंट। पर उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स का या उसके आगे एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम का या एफवाई एसवाई टीवाई के साथ साथ सीए या सीएस का एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हो तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें, जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जिससे आप बहुत ही कम फीस में बेहतरीन नॉलेज और एक्सीलेंट रिजल्ट हासिल कर सकते हो। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका जरूर बेनिफिट लीजिए। चलिए अभी हम लोग यहां पर आगे डिस्कस करते हैं। When allotment of shares is irregular, applicant mean यहां से applicant can get the allotment cancelled at his option and get the amount refunded, मतलब जो अमाउंट पे की है
वो वापस ले सकता है। यहां पर क्या होगा, एप्लीकेंट खुद कैंसिल करेगा कि भाई आपने गलत तरीके से शेयर अलॉट किए हैं और मुझे आपके शेयर्स नहीं चाहिए। तो एप्लीकेंट जो है वो इस अलॉटमेंट को कैंसिल करवा सकता है और उसने जो भी पैसे कंपनी को दे दिए हैं एप्लीकेशन के साथ, वो पैसे वो रिफंड ले सकता है। जी हां, बिल्कुल वो पैसा वापस ले सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन केस ऑफ इररेगुलर अलॉटमेंट the applicant can get the allotment cancelled if any loss has been incurred by him due to his allotment। मतलब यहां पर वो कैंसल तो करवा देगा अलॉटमेंट, पर उसके साथ साथ अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो लॉस भी रिकवर कर सकता है। द टाइम फॉर द सेम इज एज अंडर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो पहली लाइन हमने याद रखी है वही बस आपको याद रखना है। अब यहां पर देखो, द टाइम लिमिट फॉर द सेम। टाइम लिमिट मतलब ये कैंसिल करवाने के लिए क्या टाइम पीरियड मिलेगा, तो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द कैंसलेशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट कैन बी मेड विथ इन 2 months ऑफ द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये याद रखना है, पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग जैसे ही होती है उसके 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने यानी कि 60 डेज, आप ऐसा समझो कि अंदर अंदर आपको जो अलॉटमेंट कैंसिल करवाना है उसके लिए एप्लीकेशन दे देनी पड़ेगी कि भाई ये इरेगुलर तरीके से अलॉटमेंट हुआ है और मुझे ये पैसे या ये शेयर नहीं रखने हैं, ये शेयर ले लो और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तो फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग के 2 महीने के अंदर ये प्रोसेस कर देना है। विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इफ अलॉटमेंट वाज डन आफ्टर द फर्स्ट स्टैट्यूटरी। देखो विद इन द 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इफ अलॉटमेंट वाज डन आफ्टर फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, मतलब अलॉटमेंट पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद हुआ है तो अलॉटमेंट के 2 महीने। देखो विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट, ये दोनों सर हम लोगों को तो सेम ही लग रहा है, नहीं सेम नहीं है। पहले वाले में क्या कहा है, अलॉटमेंट हो गया है उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग हुई है तो स्टैट्यूटरी मीटिंग होने के बाद 60 डेज। और दूसरे वाले में क्या कहा है, पहले यहां पर क्या कहा है, देखो अलॉटमेंट बाद में हुआ, पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग हुई बाद में अलॉटमेंट हुआ तो अलॉटमेंट होने के बाद 60 डेज। देखो यहां पर मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। यहां पर पहले क्या हुआ है कि पहले अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ और उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग, तो यहां पर मीटिंग से 2 महीने के बाद। और यहां पर दूसरे वाले में क्या बोला है, सेकंड वाले पॉइंट में पहले मीटिंग हो गई, स्टैट्यूटरी मीटिंग पहले हुई और उसके बाद अलॉटमेंट हुआ है तो अलॉटमेंट से 2 महीने, ये टाइम लिमिट है। मतलब अगर पहले अलॉटमेंट हुआ और बाद में स्टैट्यूटरी मीटिंग हुई है तो स्टैट्यूटरी मीटिंग से 2 महीने के अंदर आप कैंसिल करवा सकते हो। अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग पहले हो गई, अलॉटमेंट बाद में हुआ तो अलॉटमेंट से 2 महीने के अंदर अंदर ये इरेगुलर अलॉटमेंट को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये टाइम लिमिट है। एंड थर्ड, अ डायरेक्टर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल to compensate the loss of the company or shareholder if he willfully violates the provision of the statutory allotment or allows other to violate them। मतलब कि अगर डायरेक्टर की वजह से यहां पर इरेगुलर अलॉटमेंट हुआ है या डायरेक्टर ने अलाउ किया है दूसरे किसी पर्सन को ये इरेगुलर अलॉटमेंट करने के लिए, तो इसकी वजह से अगर किसी शेयर होल्डर या कंपनी को लॉस हुआ है तो डायरेक्टर पर्सनली जिम्मेदार है कि वो उस लॉस को कॉम्पनसेट करे। क्यों? क्योंकि भाई आपने जानबूझ के इरेगुलर अलॉटमेंट करवाया और उसकी वजह से शेयर होल्डर को नुकसान हुआ और शेयर होल्डर केस कर रहा है तो उसको जो भी नुकसान हुआ है वो डायरेक्टर तुम्हें पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये 3 चीजें यहां पर याद रखनी है। तो यहां पर हमारा जो इरेगुलर अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों वो कंप्लीट हुआ। और अभी इसी कॉन्सेप्ट में जो सेकंड वाला पार्ट है यानी कि इल्लीगल अलॉटमेंट, वो इसके बाद वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप लोगों को जरूर देखना है क्योंकि इरेगुलर अलॉटमेंट एंड इल्लीगल अलॉटमेंट ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप कि वो सेशन भी आप जरूर देखोगे। और इसी तरह से इस सब्जेक्ट के सारे सेशंस देखने हैं या सभी सब्जेक्ट के सारे एक्सीलेंट हाईटेक कॉन्सेप्चुअल सेशन आपको देखकर अपना नॉलेज और रिजल्ट बढ़ाना है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। उसमें बहुत सारे कंटेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डेमो सेक्शन में, तो आप उसका भी बेनिफिट जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।